नमस्कार, सियासत आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आपको बता दें, पहली बारिश और इसी पहली बारिश में दिल्ली डूबी हुई नजर आ रही है। जो जल निकासी का सिस्टम है वो पूरी तरीके से ठप साबित हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जल जमाव, सड़कों पर पानी भरा हुआ और ट्रैफिक जाम। पहली ही बारिश में दिल्ली क्यों डूबी? यही सवाल पूछने के लिए दिल्ली बीजेपी के पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने कुछ अलग ही तरीका अपना लिया। पानी से भरी लबालब सड़क पर रविंदर सिंह नेगी ने विरोध जताने के लिए नाव चलाई। पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। हालांकि बारिश से सिर्फ दिल्ली का ही बुरा हाल नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली के साथ ही नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे पड़ोसी शहरों के लोग भी परेशान हैं। इन शहरों में जल जमाव के कारण लोगों को दिक्कत हुई है। किस तरह से इस वक्त जो है तस्वीरें हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं वो किस तरीके से इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं, और दिल्ली के कई इलाकों में हालत इस वक्त कुछ ऐसी ही है। और बारिश में दिल्ली का वो इलाका जहां कई वीवीआईपीज रहते हैं, वो इलाका भी पानी में डूबा हुआ नजर आया। लुटियंस दिल्ली की मैं बात कर रही हूं, जहां कई मंत्रियों, सांसदों के घर में भी पानी भरा हुआ नजर आया। ये दिल्ली का वो इलाका है जहां सांसद रहते हैं, देश के दूसरे वीवीआईपी रहते हैं। दिल्ली का ल्यूटियंस का ये इलाका भी बारिश की मार से नहीं बच पाया। ये समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का घर है। बारिश के बाद यहाँ हाल ऐसा था कि रामगोपाल यादव को अपनी कार तक पहुँचने के लिए लोगों का सहारा लेना पड़ा। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियाँ साफ नहीं की। अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहाँ तक लाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना दर्द बयान किया। मनीष तिवारी ने अपने पोस्ट में लिखा, ये ऐसा लग रहा है जैसे नदी का किनारा हो। सवाल ये है, आखिर दिल्ली के इस हाल के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? दिल्ली वालों की इस परेशानी के लिए अब नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, पिछली बार से स्थिति बेहतर है। पिछली बार तो बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। सभी डिपार्टमेंट्स ने अच्छा काम किया, एमसीडी हो, इरिगेशन प्लान हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो। और पहली बारिश में दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में छत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई, 8 घायल। दिल्ली में पहली ही बारिश के बीच इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हुआ। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिर गया। छत का हिस्सा गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियां दब गईं। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बारिश हो रही थी तो उस टाइम पे बिजली कड़की, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। तो देखा तो एयरपोर्ट की डिपैचरी छत गिर चुकी थी। लगभग 8 गाड़ियां आई हैं नीचे इसके। जिसकी मौत एक इंसान की बताई जा रही, क्या वो ड्राइवर था? ड्राइवर। आप इतना कंफर्मेशन के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, मेरे सामने हुआ है। हादसा सुबह 5 बजे के करीब हुआ। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 बजे तक मेरी जानकारी के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन यूं ही चलते रहेगा। ठीक मेरे पीछे अगर आप गाड़ी देखें तो यहाँ पर आपको जेसीबी भी नजर आएगी, जिसका इस्तेमाल मलबा ढोने के लिए किया जाता है और तमाम जरूरी चीजों के लिए किया जाता है। यहाँ पर एम्बुलेंस और दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद है। सीआरपीएफ, एनडीआरएफ की टीम सभी यहाँ पर मौके पे मौजूद है और तमाम जाँच किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार को निशाने पर लिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने सवाल पूछा है कि आखिर एयरपोर्ट जैसी जगह पर यह हादसा कैसे हुआ? इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। 3 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी एक्टिव दिखे। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके राम मोहन नायडू ने कहा, मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं। टर्मिनल 1 पर मौजूद सभी पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एयरपोर्ट पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम। हादसे के बाद टर्मिनल 1 से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को दोपहर 2 बजे तक के लिए रद्द कर दिया गया है। हालांकि एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 पर ऑपरेशंस पूरी तरीके से सामान्य हैं।
और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमीन घोटाला के मामले में सीबीआई ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने हेमंत सोरेन को 50,000 रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने तब दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इसी साल 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन को बड़गाई जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि सेना की 8.5 एकड़ जमीन को कब्जा कर बेचा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन पहले उन्हें जमानत नहीं मिली थी। और नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा के मुद्दे पर सदन में आज जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि नीट के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई, लेकिन कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट बाद ही सदन स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद से स्टूडेंट्स को पॉजिटिव मैसेज मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। लोकसभा अध्यक्ष ने नियम का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में भी नीट पर चर्चा को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि राज्यसभा में नीट पर पहले चर्चा कराई जाए। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सांसद ने नीट पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन का नोटिस दिया। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नियम 267 के तहत नीट मामले पर चर्चा कराने की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट पर चर्चा की मांग की। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता। इसी बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो बातें कही हैं, मैं प्रयास करूंगा कि क्रमवार उसका बिंदुवार कुछ बिंदुओं के बारे में अपना और पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करूं। इस नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसद नीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आज भी संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद लगातार विरोध दर्ज करा रहे। संसद भवन परिसर में आज भी आम आदमी पार्टी के सांसद प्रदर्शन करते नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने का विरोध करते दिखे। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार केजरीवाल के खिलाफ साजिश रच रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की सीबीआई रिमांड का आज दूसरा दिन है। आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई केजरीवाल से लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई उनसे सबूतों के आधार पर पूछताछ कर रही है। 3 दिन की कस्टडी खत्म होने पर केजरीवाल को शनिवार को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद।
और बिहार नीट पेपर लीक मामले में जो मास्टरमाइंड है सिकंदर, उसके करीबी अवधेश ने पैसे के लेन देन की बात कबूली है। अपने कबूलनामे में अवधेश ने माना कि उसकी सिकंदर के साथ इसी मामले में 40 लाख रुपए की डील हुई। नीट पेपर लीक केस में जेल में बंद अवधेश ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। एबीपी न्यूज के पास अवधेश के कबूलनामे की कॉपी मौजूद है। अपने कबूलनामे में अवधेश ने कहा कि सिकंदर ने अवधेश को भरोसा दिलाया कि उसके बेटे अभिषेक का नीट एग्जाम क्लियर होगा। 3 मई को अवधेश अपने बेटे अभिषेक के साथ पटना पहुंचा था। 4 मई को सिकंदर अभिषेक को लेकर अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास गया। अमित और नीतीश ने अभिषेक को नीट का पेपर दिया और उसे उत्तर रटाया गया। अवधेश ने कबूल किया कि नीट पेपर के लिए सिकंदर से उसकी 40 लाख रुपए की डील हुई थी। इसके लिए उसने सिकंदर को 2 ब्लैंक चेक दिए थे। वहीं नीट पेपर लीक की जांच कर रही लातूर पुलिस की रडार पर लातूर और बीड में कुछ शिक्षक हैं। लातूर पुलिस ने बीड के 2 शिक्षकों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने छात्रों को नीट परीक्षा में 650 से ज्यादा नंबर दिलाने का झांसा दिया था। 650 से ज्यादा नंबर दिलाने के लिए हर छात्र से 5 लाख रुपए मांगे गए थे। एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए लिए गए थे, लेकिन जिन 14 छात्रों से पैसे लिए गए थे उनमें से किसी भी छात्र के 600 से ज्यादा नंबर नहीं आए। और नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में है। सीबीआई की टीम एक साथ कई राज्यों में इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई के रडार पर पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर के सेंटर हैं। हजारीबाग के चरही में सीसीएल गेस्ट हाउस में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और नीट परीक्षा के जिला समन्वयक रहे डॉक्टर एहसानुल हक से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम उस ई रिक्शा चालक से भी पूछताछ कर रही है जिसने 3 मई को ई रिक्शा से ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस से नीट के पेपर का बॉक्स एसबीआई बैंक तक पहुंचाया था। पटना में सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपी मनीष प्रकाश आशुतोष को गिरफ्तार किया। इस विवाद के बीच बिहार सरकार ने कहा कि वो पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के लिए विशेष कानून ले आएगी। कार्रवाई चल रही है, हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। वहीं लातूर के प्रोफेसर दिलीप देशमुख का दावा है कि उन्होंने अप्रैल के महीने में ईमेल कर एनटीए को नीट की परीक्षा को लेकर अलर्ट किया था। महाराष्ट्र के बीड़ में मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई तेज हो गई है। यहां मुटेरा गांव में बाकायदा हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस को तैनात किया गया है। बीड़ में शिरूर तालुका का मटोरी गांव मराठा वर्सेस ओबीसी की आग में सुलग उठा। डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मटोरी गांव की कई इमारतें आग के हवाले हो गई। मटोरी मराठा आरक्षण की मांग के लिए अनशन करने वाले मनोज जारंगे का गांव है। यहाँ हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब ओबीसी आरक्षण के लिए धरने पर बैठे लक्ष्मण हाके के समर्थक डीजे बजाते हुए मटोरी से गुजर रहे थे। लक्ष्मण हाके के स्वागत के लिए तितरवानी, मालेगांव, परगांव के ग्रामीणों ने डीजे लगाए। डीजे बजाते हाके के समर्थक मटोरी होते हुए पदल शिंगी जा रहे थे। मटोरी के ग्रामीणों ने हाके समर्थकों को डीजे बंद करने और गांव से निकलने के लिए कहा। इसी बात पर हाके के समर्थक और मटोरी के ग्रामीणों के बीच पहले नोकझोंक हुई, फिर पथराव शुरू हो गया। पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। पथराव के बाद नाराज लोगों ने आगजनी भी की है। हालात को काबू करने के लिए मटोरी में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है। फिलहाल मटोरी में हालात नियंत्रण में है। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे के एक बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। अश्विनी चौबे के इस बयान ने बिहार में फिर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी के दिग्गज अश्विनी चौबे ने सीधे नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में जो कुछ भी कहा उससे तलखी बढ़ती दिखी। जेडीयू नेता अश्विनी चौबे के इस बयान पर नाराज दिखे और बीजेपी नेता सफाई देते नजर आए। अश्विनी चौबे जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष तो हैं नहीं, हमारी पार्टी से हमारे वरिष्ठतम नेता हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ ही बिहार में आगे भी पूरी तरह एनडीए के स्वरूप में खड़ा होकर बिहार में एनडीए की सरकार। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए,
दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है। और देखिए, लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर सुर्खियों में आए असदुद्दीन ओवैसी अब दावा कर रहे हैं कि उनके दिल्ली के आवास पे जो नेम प्लेट लगी हुई है उस पर किसी ने स्याही थोप दी है। संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि कुछ उपद्रवियों ने मेरे आवास पर हमला किया और स्याही फेंकी। मेरे आवास पर कितने हमले हुए मैंने उनकी गिनती छोड़ दी है। पुलिस से मैंने बात की तो वो भी मदद देने में असमर्थ दिखे। मैं गृह मंत्री और स्पीकर से जानना चाहता हूं कि क्या सांसदों की सुरक्षा की गारंटी है या फिर नहीं। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले ओवैसी के घर के बाहर कुछ लोगों ने इजरायल के समर्थन में स्टिकर भी लगाए थे, जिसे बाद में पुलिस ने हटा दिया। पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। जो सीसीटीवी आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा, उसके माध्यम से जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, उनको लेकर जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। ओवैसी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद ओवैसी के खिलाफ देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। कई संगठनों ने ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग भी की। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज तड़के ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म हुआ। बम बम भोले के नारों के बीच शिव भक्तों का पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। सुरक्षा के बीच जत्था यहां से रवाना हुआ है और यहां आप देखिए कि किस तरह से प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा यहां पर हरी झंडी दिखाया है और ये पहला जत्था जो है आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना हुआ। इस साल यात्रा के लिए 3,50,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भारी सुरक्षा के इंतजाम है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धालुओं के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जरूरी किया गया है। यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं को ये कार्ड दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद शिरोमणि अकाली दल बादल में अब बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मांग लिया है। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब शिरोमणि अकाली दल में असंतोष सामने आ गया है। पार्टी के 60 नेताओं ने अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं का कहना है कि शर्मनाक हार के लिए सुखबीर जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर पार्टी कमजोर होती है और पार्टी पर लोगों का विश्वास टूटता है तो उसके लिए भी तो प्रधान ही जिम्मेवार है। 2014 लोकसभा चुनाव में 4, 2019 लोकसभा चुनाव में 2 और 2024 लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत मिली। 2024 में 13 सीटों पर लड़ी पार्टी के 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसके साथ ही पार्टी को महज 13% ही वोट मिले। बागी नेताओं ने 1 जुलाई से शिरोमणि अकाली दल बचाओ अभियान लॉन्च करने का ऐलान किया है। पार्टी एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है। ये अलग बात है किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप दूर कर सकते हैं, मगर पार्टी के सिद्धांत से, नीति से किसी को दूर थोड़ा कर सकते हैं। बगावत के बीच सुखबीर सिंह बादल के समर्थकों का कहना है कि पार्टी पूरी तरह सुखबीर के साथ है और इस्तीफे की मांग कर रहे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। अमेरिका में जारी हुई 2023 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, जिसको लेकर देश में विवाद हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की साल 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ा है। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भाषा बढ़ रही है। अल्पसंख्यकों के घरों और उनके पूजा स्थलों को तोड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं। इस रिपोर्ट के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछे। हम यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अभी हम उनसे हथियार खरीदने जा रहे हैं। जब उनका स्टेट डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट कह रहा है
तो मोदी सरकार इस पर क्या बोलेगी? हालांकि केंद्रीय मंत्रियों ने अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज किया। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास का है। पिछले 10 सालों में देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है कि कोई सांप्रदायिक दंगा हमारे देश में नहीं हुआ। इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट की निंदा की है। अल्पसंख्यक नेताओं का कहना है, भारत को लेकर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की समझ गलत है।